वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज के या चैप्टर के बीच में कहें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ब्लू कलर के क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इनको कह सकते हैं। तो आइए ब्लू क्वेश्चन, इससे पहले पार्ट 1, तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा। तो चलते बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ? किसने डिस्कवरी की थी सेल की और कैसे? तो आंसर है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स व्हाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी व्हाइल एग्जामिनिंग, जब को एग्जामिन कर रहे थे, मतलब कि देख रहे थे, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, किन चीजों को? ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक छोटी सी स्लाइस थी किसकी? कॉर्क की। तब इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर डाली थी। चलिए, Why is the cell called the structure and functional unit of life? तो कह रहे हैं कि भाई देखो, ये बताओ कि सेल को, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या है सेल के अंदर। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी चीज की जो स्ट्रक्चर होती है फॉर्म बाय द सेल्स, वो क्या होती है? सेल से बनी होती है। तो यहाँ एंटिटी की बात करें तो आप केवल लिविंग एंटिटी की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। तो आप नॉन लिविंग की बात नहीं करेंगे, केवल लिविंग चीजों की हम बात कर रहे हैं ना। बाय द सेल्स, सेल्स आर फॉर्म टिश्यू, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स को, एंड ऑर्गन फॉर्म द बॉडी, है ना, जिसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी इस तरह से कि भाई सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, है ऐसे बनते हैं। तो यानी कि ये ऐसे समझो जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और एक छोटी सी ब्रिक हो, ईंट हो, ठीक है, तो उसको। सो सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से देखिए कि सेल पूरी स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट हम कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट, ए सिंगल सेल मे बी कैपेबल टू परफॉर्म। तो यानी कि यूनिसेलुलर और जो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनमें तो केवल एक ही सेल होता है, तो यानी कि बहुत सारे केसेस में एक अकेला सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन, वो सारे फंक्शन कर सकता है, ठीक है, ऑफ लाइफ के, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। तो इतने सारे फंक्शन वो अकेला सेल कर सकता है, और जो मल्टी सेलर होती है ये सेल मिलके करते हैं। तो यानी सेल कैपेबल है ये सारी चीजें करने में लाइफ की। सो सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। यानी ऊपर हमने बताया आपको किसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट में आपको बताया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। अब कह रहे हैं कलेक्टिवली, अगर दोनों को एक साथ देखा जाए, सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट ब्लू क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? discuss। तो ये कह रहा है कि CO2 जैसे सब्सटेंसेस कैसे, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये सेल से इन और आउट कैसे मूव करते हैं, यानी अंदर बाहर कैसे आते जाते रहते हैं, तो इसको डिस्कस कीजिए। चलिए बताते हैं। Substances like CO2 और O2 can move across the wall across the cell membrane by a process called diffusion। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो सेल के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते रहते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम बेटा? डिफ्यूजन। Some substances like CO2 cellular waste accumulate in high concentrated, है ना, ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन inside the cell। तो कह रहा है कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 जो कि एक सेलुलर वेस्ट भी होता है, सेल का वेस्ट चीजें होती हैं, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाता है, इन हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में, कंसंट्रेशन में, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, यानी सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट में CO2 इकट्ठा हो चुकी है, उसकी कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ चुकी है, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, लेकिन बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी क्या है? कम है। तो यानी अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन CO2 की कम है। तो आप जानते हैं कोई भी चीज हाई टू लो फ्लो करती है ना, एज कंपेयर टू दैट इनसाइड, जो कि इनसाइड है उससे कहीं कम हो चुकी है, क्या है? बाहर। तो यानी कि सेल के अंदर ज्यादा है कंसंट्रेशन, सेल के बाहर कम है, इनसाइड द सेल। एज सून एज देयर इज डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन,
जैसे जैसे एज सुन एज यानी जैसे ही डिफरेंस, ठीक है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, कह रहा है जैसे ही ये कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड में, CO2 मूव्स आउट, CO2 बाहर, सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाती है, है ना, आउट ऑफ द सेल, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। तो हाई कंसंट्रेशन जो कि इनसाइड है, वहां से लो कंसंट्रेशन ऑफ द आउटसाइड वहां को मूव कर जाती है। इसका उल्टा भी हो सकता है ना भाई, O2 की बात करें तो बाहर से अंदर कैसे आती है, जब O2 की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो जाती है और अंदर कम हो जाती है तो O2 इनसाइड मूव करती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, CO2 एंड वाटर, तो सेम यानी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस जिसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, उसके कारण ये सब चीजें हो रही होती है। नेक्स्ट, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। आंसर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट। कह रहा है कि भाई देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है और या परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट, यानी कौन इनसाइड जाएगा, कौन एग्जिट बाहर जाना है, ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल को परमिट करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल से अंदर बाहर जाने के लिए। It allows also prevent movement of some other material। इसके अलावा ये कुछ अदर मटेरियल का मूवमेंट को भी क्या करती है, परमिट करती है, अलाउ करती है। The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। यानी कि ये हर किसी को अंदर बाहर आगे जाने नहीं देती है, केवल कुछ सेलेक्ट किए हुए मटेरियल को, सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने देती है, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। परमेबल बेटा जिसमें चीजें आर पार गुजर सकती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, परमेबल, यानी चांस होते हैं कि हाँ मटेरियल फ्लो कर सकता है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मैनर में करता है। चलिए नेक्स्ट, पार्ट 3, ब्लू क्वेश्चन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। क्या है, फिल इन द गैप्स द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यानी वो कह रहा है एक टेबल दी गई है, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स लिखें, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल्स लिखें। अब इसमें आपको डिफरेंस बताना है, यानी यहाँ पे कुछ आप ऐसे कह लीजिए डिफरेंस हमने दे रखे हैं, कुछ बीच में खाली जगह पड़ी हुई, उन फिल इन द ब्लैंक्स को आप भर दीजिए बस, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। साइज जनरली 1 है ना, ये 1 यहाँ का आ गया है, ठीक है, ये डबल प्रिंट हो गया यहाँ पे, देखिए साइज जनरली स्मॉल है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और लार्ज साइज जो होता है वो 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर होते हैं 10 to the power -6 मीटर है, 10 to the power में है -6 मीटर। वहीं अगर सेल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ठीक है, तो आप जान लीजिए जनरली जो लार्ज साइज होता है वो 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, न्यूक्लियर रीजन की बात करें। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, तो वो कह रहा है न्यूक्लियर रीजन के बारे में बात कीजिए। अब इसका उल्टा जरा समझ लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका न्यूक्लियर, यूकैरियोटिक का न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, और क्या होता है, सराउंडेड होता है, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं भाई यहाँ क्या चीजें होंगी, न्यूक्लियर रीजन, तो डेफिनेटली इसका लगभग अपोजिट ही होना है, ठीक है, तो इसको भरेंगे हम अभी। और कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिंगल होता है, और मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में, ये हमें अच्छे से समझ में आती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब्सेंट, ये मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, बंधा होता है, सेल ऑर्गेनल यहाँ पे अब्सेंट होती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट होती होगी। चलिए देखते हैं क्या आंसर, तो राइट आंसर इज, देखिए न्यूक्लियर रीजन के बारे में बात करें, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या था, वेल डिफाइंड, यहाँ पे पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, जब बाउंड्री नहीं डिसाइड हो पा रही तो कैसे आप बता पाएंगे। एंड इज नोन एज, ठीक है, एंड इज नोन एज है ना, क्या है, डबल रिपीट हो गया, न्यूक्लियर, और जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और लास्ट में कहाँ था भाई, देखिए यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब्सेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो एक में अब्सेंट तो दूसरे में प्रेजेंट होना ही होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लू क्वेश्चन का पार्ट 4, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। नंबर 1, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स
वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्या आप ऐसे 2 ऑर्गेनल्स के नाम बता सकते हैं जो हमने पढ़े हैं दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? तो आंसर है बेटा कौन कौन से हैं वो? एक होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्या? प्लास्टिड। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए क्यों बनाया? बस यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकें, है ना, यानी कुछ पार्ट से यहाँ पे आपको एक इमेज आपकी आंखों में बस जाए एक तरह से। नेक्स्ट, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, वो कह रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का या ऑर्गेनाइजेशन का सेल डिस्ट्रॉयड हो जाए, ठीक है, किसी फिजिकल कारण से या केमिकल कारण से, व्हाट विल हैपन, तो क्या हो जाएगा? आंसर, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज और डिस्ट्रॉयड लाइसोसोम में बस्ट, तो उस टाइम पे लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, फूट पड़ते हैं, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, और ये अपने ही, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, उन डैमेज सेल्स को खा जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वो काम लाइसोसोम पूरा कर देते हैं। चलिए थर्ड, इसी से रिलेटेड है थर्ड क्वेश्चन, है ना, तो एक ही में दे देते तो बहुत ज्यादा कुछ आंसर में चेंजेस नहीं आ जाते। जानते हैं, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? आंसर, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाते हैं, लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, लाइसोसोम के बस्ट होने से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो अपने ही सेल को खा जाते हैं। देयरफॉर, और इसी कारण से लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल, लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से सुसाइड बॉम्बर टाइप का ही हो गया सुसाइड बैग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है सेल के अंदर, वो जगह बता दीजिए। आंसर है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल इन राइबोसोम, तो यानी प्रोटीन का जो सिंथेसाइज्ड होता है, सिंथेसाइजेशन होता है, वो सेल के अंदर होता है, और जगह का नाम है क्या बेटा? राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम। चलिए, इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा, तो इसी तरह से हम बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये ब्लू क्वेश्चन थे, इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को भी हम फॉलो करेंगे। तो इससे, है ना, इस तरह से हम चीजें लेके आते रहें, और आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपके, है ना, स्कूल में कौन कौन सी बुक्स चल रही, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इससे पहले, है ना, कि वीडियो को अब एंड करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके गुड बाय।